नमस्कार, जय आदिवासी, जय जोहार। आप सभी का स्वागत है जयस कोचिंग क्लास में। आज के इस वीडियो में आज से शुरुआत की जाएगी हिंदी का, ठीक है? हिंदी सब्जेक्ट हर परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे कि हम बात करें तो सबसे पहली बात एसआई, पटवारी और जेल प्रहरी और जैसे एग्जाम अभी वर्तमान में होने वाली है मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता वर्ग 3, इसमें भी हिंदी पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और हिंदी को कॉन्सेप्ट के साथ में समझिएगा, ठीक है? आज का हमारा टॉपिक मैंने जैसे कि बताया और आपने थंबनेल में भी देखा होगा, सबसे पहला लेक्चर रहेगा ये। हम बात करेंगे, इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि इसका सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे। और वैसे भी किसी भी परीक्षा में आपसे सामान्य हिंदी के बारे में पूछा जाता है, ठीक है? तो हिंदी एक भाषा है, ठीक उसी प्रकार से अंग्रेजी एक भाषा है और संस्कृत एक भाषा है। तो ये भाषाएं हैं और इन भाषाओं को हमें समझना पड़ेगा कि यह कब और कहाँ से आई है, किस समय पे आई है और इसके क्या-क्या प्रश्न बनते हैं। यह वो तमाम प्रश्न जो पिछले एग्जाम में बनते थे और अगले आने वाले एग्जाम में बनेंगे, आपको सारी चीज़ें कंप्लीट तरीके से समझाई जाएगी। आप वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है सामान्य हिंदी। सामान्य भी हिंदी में भी हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा क्या चीज़ होती है, इसके बारे में थोड़ा-सा जान लेंगे, ठीक है? हिंदी भाषा क्या है, हिंदी का विकास कैसा हुआ है, ये चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। बाकी एक-एक वीडियो एक-एक टॉपिक पर बनाता रहूँगा। तब तक आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और लाइक कमेंट ज़रूर करेंगे, ठीक है? देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी और सामान्य हिंदी को क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है, ठीक है? ये भाषा क्या होता है? ये भाषा शब्द क्या होता है, ठीक है? सबसे पहले हम जानते हैं कि भाषा शब्द का जो धातु क्या है, ठीक है? भाषा शब्द का जो धातु क्या है? धातु क्या चीज़ होती है, ठीक है? तो धातु धातु एक क्रिया होती है, ठीक है? क्रिया होती है, जैसे संस्कृत में क्रिया कहा जाता है, लेकिन हिंदी में भास कहा जाता है इसे। भाषा भाषा का धातु क्या चीज़ होते है? तो धातु क्या है? भास धातु है, ठीक है? भाषा क्या है? भाषा की जो धातु क्या है? तो भास धातु है, ठीक है? यह भास धातु आई कहाँ से? तो इसे कहा जाता है क्रिया, ठीक है? इसे क्या कहा जाता है? क्रिया। और यह भास धातु आई कहाँ से? तो एक हमारे जगत जननी संस्कृत विषय सब्जेक्ट या भाषा है, संस्कृत भाषा। और इस जगत जननी संस्कृत भाषा से से को ही संस्कृत भाषा को ही मूल भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल भाषा कहा जाता है। संस्कृत को ही मूल भाषा कहा जाता है और इस मूल भाषा में धातु को क्रिया कहा जाता है, जैसे कि पढ़ना, लिखना। ये ना शब्द आगे लास्ट में ना शब्द लगे है, जो क्या कहलाता है? धातु कहलाता है, क्रिया कहलाता है। हिंदी में इसे धातु कहेंगे और संस्कृत में से क्रिया कहेंगे और मूल भाषा से यह शब्द आया है। और हमारे संस्कृत संस्कृत सब्जेक्ट या विषय से ही हमारे हिंदी भाषा आई है। इसके कारण से आगे जाते यह भाषा शब्द जो धातु है, यह एक धातु है जो क्रिया जो है धातु के रूप में परिवर्तन हो चुका है। तो यह भास धातु कहलाता है हिंदी में, ठीक है? हिंदी में हिंदी का जो हिंदी भाषा का धातु क्या कहलाता है? तो भास धातु कहलाता है। दूसरी बात है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भाषा का शाब्दिक अर्थ है, ठीक है? मतलब कि शाब्दिक अर्थ इसका शब्द के आधार पर इसका अर्थ क्या हो सकता है? भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो भाषा का शाब्दिक अर्थ होता है विचार का प्रकट करना, विचार का प्रकट करना, ठीक है? विचार का प्रकट करना, विचार का प्रकट करना, ठीक है? समझ गए? विचार का प्रकट करना। विचार का प्रकट करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? भाषा का
जो शाब्दिक अर्थ कहलाता है। शाब्दिक अर्थ क्या है? विचारों का प्रकट करना। अब विचार क्या चीज होती है? विचार क्या चीज होती है? तो विचार जो कि मेरे मन में क्या विचार चल रहे हैं वो आपको नहीं पता, और आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं वो मुझे नहीं पता। ठीक है, मुझे नहीं पता। तो विचार का मतलब वही किसी किसी व्यक्ति के मन में जो विचार प्रकट होते हैं, विचार प्रकट होते हैं, वह अभी तक किसी को बोला नहीं। जो मेरे मन में विचार है वो मैंने अभी तक किसी को बोला नहीं, वही विचार कहलाएंगे। और जैसे ही मेरे मन की बात है मैं आपको बता दूंगा तो वही भाषा कहलाता है, वही भाषा कहलाता है। ऐसा समझिएगा आप, जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम है ए, और एक ये व्यक्ति है इसका नाम है बी। ठीक है, इस व्यक्ति का नाम है ए, इस व्यक्ति का नाम है ए, और इस व्यक्ति का नाम बी है। ध्यान से समझना, यह ए व्यक्ति के इसके मन में, ए व्यक्ति के मन में क्या बात है, वह क्या बात है वह बी को नहीं पता है, बी को नहीं पता है। ए व्यक्ति के मन में क्या बात है वह बी को नहीं पता है, और बी व्यक्ति के मन में क्या बात है वह ए को नहीं पता है, ए को नहीं पता है। अब इन्हें आपस में अपनी बातों का पता लगाना है कि ए के मन में क्या है और बी के मन में क्या है। तो ए की बात बी को नहीं पता और बी की बात ए को नहीं पता, तो आपस में जब ये बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे, तो यही क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। इसकी बात बी तक पहुंचेगी, इसकी बात बी तक पहुंचेगी, ए की बात बी तक पहुंचेगी, और बी की बात ए तक पहुंचेगी। तो यह किसी न किसी भाषा के माध्यम से ही पहुंचेगी। जैसे कि हम पढ़ रहे हिंदी भाषा, और अगर मान लीजिए इन्हें हिंदी भाषा नहीं आती तो अंग्रेजी भाषा में बात करेंगे, और अंग्रेजी भी नहीं आती तो संस्कृत में करेंगे, और संस्कृत भी नहीं आती है तो कोई अन्य भाषा के बारे में बात करेंगे। लेकिन यह बात करेंगे आपस में तो वह क्या कहलाएगी? भाषा कहलाएगी। ठीक है, भाषा का जो धातु होता है भाष धातु होता है, और भाषा का शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट किया करना। तो इन दोनों के बीच में जो विचार का आदान प्रदान किया है, प्रकट किया है, वही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। और हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में या तो किसी साधन की आवश्यकता होती है या फिर माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो बीच में इन दोनों के रास्ते में जो आया है वो क्या आया? भाषा आई है, और भाषा से ही इनका विचार का आदान प्रदान हुआ, और इनका विचार जो प्रकट हुआ आपस में, इन्हें एक दूसरे को पता चला है। तो विचारों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। और यही भाषा हम कहेंगे, इस भाषा को हम कहेंगे साधन कहेंगे। क्या कहेंगे? साधन कहेंगे, या फिर इस भाषा को हम माध्यम भी कह देंगे। चाहे भाषा कोई सी हो, मैं अभी फिलहाल हिंदी की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं कोई सी भी भाषा है, वह दो व्यक्तियों के बीच में जो विचार हुआ है वह आदान प्रदान किया जाता है, और जो आदान प्रदान किया जाता है वह भाषा में किया जाता है। वह कोई सी भी भाषा हो सकती है। तो बीच में जो रास्ते में जो माध्यम बना है, जो साधन बना है, वह क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए हम बात करते हैं इससे आगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ एक व्यक्ति भी हो सकता है या फिर एक से अधिक व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ से एक व्यक्ति भी हो सकता है और एक व्यक्ति से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, इन सबके बीच में इधर के साइड में भी एक व्यक्ति हो सकता है, या फिर एक से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं। ठीक है, भी व्यक्ति हो सकते हैं। मैं एक व्यक्ति को दोनों तरफ नहीं ले रहा हूँ, एक या एक से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो विचारों का
आदान प्रदान किया जाता है वह कैसा किया जाता है? भाषा के माध्यम से किया जाता है, भाषा के माध्यम से किया जाता है या फिर हम साधन से किया जाता है, ठीक है? या फिर साधन से किया जाता है, ठीक है? इतना आपको क्लियर हुआ है, ठीक है? इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो इसकी परिभाषा की हम बात करें तो भाषा की परिभाषा क्या चीज होती है? देखिएगा ध्यान से। भाषा भाषा की परिभाषा हमने जाना, भाषा का शाब्दिक अर्थ जाना और भाषा का जो धातु क्या है वह जाना, ठीक है? दो चीजें हमने जानी। तीसरी चीज आती है भाषा की परिभाषा क्या होता है, ठीक है? तो परिभाषा देखिए विचारों का, ठीक है? जो विचार हमने कहा कि जो शाब्दिक अर्थ होता है विचार, ठीक है? और विचारों का आदान प्रदान, ठीक है? का आदान प्रदान का मतलब होता है एक दूसरे तक पहुंचाना, ठीक है? तो आदान प्रदान, भाषा का जो विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से आदान प्रदान जिस माध्यम से जिस जिस माध्यम से जिस माध्यम से एक व्यक्ति से, ठीक है? एक व्यक्ति से या फिर जिस माध्यम से एक दूसरे तक एक दूसरे तक इस एक दूसरे तक एक दूसरे तक पहुंचाना पहुंचाने वाला पहुंचाने वाला माध्यम या फिर हम कहेंगे साधन को ही भाषा कहा जाता है, भाषा कहलाती है, ठीक है? भाषा कहलाती है। समझ गए मेरी बातों को? देखिए विचारों का आदान प्रदान, अभी जस्ट मैंने बताया कि यह कोई ए व्यक्ति है और यह बी व्यक्ति है, इनके मन में विचार प्रकट हुआ है, ठीक है? तो एक ये है और ये है, एक दूसरे व्यक्ति तक जो बीच में पहुंचाया गया, ये क्या कहा गया? भाषा पहुंचाई गई है और ये भाषा क्या कहलाती है? माध्यम कहलाती है, ठीक है? माध्यम कहलाती है। तो परिभाषा में यही है कि भाषा की परिभाषा क्या है? विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाने वाला माध्यम या साधन को ही भाषा कहते हैं या भाषा कहलाती है, ठीक है? भाषा कहलाती है, साधन ही भाषा कहलाती है, ठीक है? ये परिभाषा आप लिख सकते हैं और इसके बाद में इसको आप या तो फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे हम और बढ़ते हैं। देखिएगा आगे हम और बढ़ते हैं तो यहाँ पर भाषा का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है? मतलब कि भाषा को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर कैसा सीखा जाता है, ठीक है? कैसा सीखा जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, एक तो व्यक्ति कैसा सीखेगा? व्यक्ति ही सीखता है, इंसान ही सीखता है भाषा, तो कैसा सीखेगा? एक उसके पास जिज्ञासा होना चाहिए किसी भी भाषा को सीखने की। अगर आप में जिज्ञासा है तो आप सीख जाएंगे, ठीक है? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह कहा गया है कि व्यक्ति के पास या तो जिज्ञासा होना चाहिए तो वो सीखेगा, ठीक है? जिज्ञासा होना चाहिए तो सीखेगा भाषा को, या फिर अनुकरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनुकरण होना चाहिए, मतलब कि उसके अनुसार, उस अनुकरण का मतलब होता है उसके अनुसार, किसी भी व्यक्ति के अनुसार या किसी भी टीचर के अनुसार अगर व्यक्ति सीखता है तो भाषा को सीख सकता है। उसी प्रकार से यह अभ्यास करके भी सीख सकता है। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह कहा गया है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर भाषा सीखता है तो वो उसे 3 चीजों का फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? कौन कौन से? एक तो उसमें जिज्ञासा, दूसरी अनुकरण और तीसरा अभ्यास है। अगर तीनों चीजें करता है व्यक्ति, प्रयोग करता है, तो वह भाषा को सीख सकता है। यह कहा गया है, भाषा का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में कहा गया है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, तो उसमें लिखना जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास, ठीक है? जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास, ये तीनों चीजें होना जरूरी है भाषा सीखते टाइम, ठीक है?
अब अगली बात आती है भाषा की विशेषताएं होती है। भाषा की कुछ विशेषताएं होती है, वो इम्पोर्टेंट होते हैं। कभी कभी प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है। भाषा क्या है? भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है, मतलब कि भाषा को सीखा जाता है। ठीक है, भाषा को अर्जित किया जाता है, भाषा को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, समझ रहे मेरे बात को कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है। यह एक विशेषता है। भाषा की एक विशेषता यह है कि यह एक अर्जित संपत्ति है। क्या है? अर्जित संपत्ति है। भाषा को सीख कर प्राप्त किया जा सकता है। भाषा को सीख कर प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी इसकी विशेषता है भाषा सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा समाज में रहकर सीखी जाती है। ठीक है, भाषा समाज में रहकर सीखी जाती है और जिस प्रकार से भाषा को समाज बोलता है उसी प्रकार से बच्चा सीखता जाता है। तो भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा कैसे है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। तीसरी इसकी विशेषता है भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है। भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है क्योंकि भाषा बदलती रहती है। जैसे कि संस्कृत में क्या कहा गया था? क्रिया कहा गया था और हिंदी में धातु कहा गया है। ठीक है, उसी प्रकार से भाषा का जो अंतिम स्वरूप नहीं होता है, ठीक है, अंतिम स्वरूप नहीं होता है, बदलता रहता है। ठीक है, यह परिवर्तनशील है। जैसे कि अंतिम स्वरूप नहीं होता है, मतलब यह है कि परिवर्तन होता रहता है। तो अगली विशेषता यह है कि यह परिवर्तनशील है। यह कैसे है? परिवर्तनशील है। अगली विशेषता है भाषा अनुकरण, उच्चारण और लेखन प्रक्रिया है। ठीक है, भाषा अनुकरण, उच्चारण और लेखन प्रक्रिया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि भाषा को किसी के अनुसार सीखा जा सकता है और भाषा को किसी के अनुसार उच्चारण किया जा सकता है या बोला जा सकता है और भाषा को किसी व्यक्ति के या किसी टीचर के माध्यम से आप लेखन का कार्य भी सीख कर सकते हैं। तीनों शब्द आपको समझ में आ रहे हैं। भाषा का स्वरूप, अगला ये देखिएगा इसी का, भाषा अनुकरण, उच्चारण और लेखन प्रक्रिया है। इसका मतलब आप समझ चुके हैं। अगला आता है भाषा का स्वरूप कठिन से सरल की ओर होता है। जैसे कि हम किसी भी भाषा को सीखते हैं तो हमें सीखते टाइम क्या कठिन लगता है और जब हम सीख जाते हैं तो हमें भाषा सरल लगती है। ठीक है, हमें भाषा सरल लगती है। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी। भाषा का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है? तो जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास, ठीक है, और भाषा की विशेषता है भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा को अर्जित किया जाता है। भाषा सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा समाज में सीखी जाती है और भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है। भाषा परिवर्तनशील होती है। ठीक है, भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा अनुकरण, उच्चारण, लेखन की प्रक्रिया है और भाषा का स्वरूप कैसा होता है? कठिन से सरल की ओर होता है। इसके बाद में आगे हम और बात करें तो देखिएगा भाषा विकास क्रम की हम बात करें। भाषा भाषा विकास भाषा का विकास क्रम क्या होता है? विकास क्रम क्या होता है? ठीक है, यानी कि आप भाषा को सीखेंगे तो उसका क्या क्रम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले विकास का, भाषा का सबसे पहले विकास होता है सुनने का। ठीक है, सुनने का विकास होता है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले सुनने का विकास होता है और उसके बाद में बोलना होता है। ठीक है, उसके बाद में बोलना होता है। ठीक है, और उसके बाद में बोलना होता है और इसके बाद में पढ़ना होता है। ठीक है, उसके बाद में पढ़ना होता है और उसके बाद में लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है? लिखना होता है, लिखना होता है। ठीक है, बाद में हम देखते हैं तो क्या होता है? लिखना होता है। तो इसका विकास क्रम क्या है? सुनना, सबसे पहले सुनना और सुनने के बाद में बोलेंगे, बोलने के बाद में पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में लिखेंगे। ठीक है, इसका यह विकास क्रम होता है। इसे हम शॉर्ट में कह देंगे सुबोपली। ठीक है, क्या कह देंगे? सुबोपली।
शुभोपली। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। लेकिन एक मारिया मांटेसरी लेखक है, मारिया मांटेसरी, मारिया मांटेसरी, यह एक लेखक है, हिंदी कवि है, लेखक है। इन्होंने थोड़ा सा दो शब्दों को चेंज किया है, पढ़ने की जगह लिखना बताया, पढ़ने की जगह लिखना बताया और लिखने की जगह पढ़ना बताया। ठीक है, मतलब कि ये दो चीजें आगे पीछे कर दी है। और मारिया मांटेसरी ने सबसे पहले सुनने का तो बोला ही है, ठीक है, सुनने का बोला है और उसके बाद में बोलने का बोला है। ठीक है, उसके बाद में बोलने का बोला है और उसके बाद में लिखने का बोला है और उसके बाद में पढ़ने का बोला है। तो दो चीजें इन्होंने हेर फेर की है और बाकी सभी कवियों ने यही बोला है कि भाषा का विकास क्रम इस प्रकार से होता है, सबसे पहले सुना जाता है, उसके बाद में बोला जाता है, उसके बाद में पढ़ा जाता है और उसके बाद में लिखा जाता है। लेकिन मारिया मांटेसरी ने क्या कहा कि सबसे पहले सुनना होता है, फिर बोलना होता है, फिर लिखना होता है, फिर पढ़ना होता है। बस एक ही लेखक ने इन्होंने ही कहा था कि मारिया मांटेसरी ने कहा था कि सबसे पहले सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। इसे हम कह देंगे शॉर्ट में, अगर बांधते हैं इसे तो सुबोलिप कहा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यह सबसे अधिक पूछा जाता है और आपको कंफ्यूजन करने के लिए मारिया मांटेसरी के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो भाषा का चलिए आगे बढ़ते हैं तो भाषा के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। इसमें से सबसे पहला प्रकार होता है मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा और तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। अब मौखिक भाषा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं मौखिक भाषा? तो ध्यान से सुनेगा। कोई भी व्यक्ति अपना विचार किसी सामने वाले व्यक्ति को अगर बोलता है, अपने विचार सामने वाले व्यक्ति को बोलता है, तो सामने वाला व्यक्ति सुनकर ग्रहण करता है। ठीक है, मतलब यह है कि व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान किसी सामने वाले व्यक्ति को बोलकर करता है, तो सामने वाला व्यक्ति सुनकर ग्रहण कर लेता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। सीधा सा मतलब यह है कि जो व्यक्ति सामने वाला बोलता है और उसके जस्ट सामने वाला सुनता है, तो जो व्यक्ति सामने वाला बोलकर दिया जा रहा है, मतलब कि बोलकर भाषा का प्रयोग कर रहा है और सामने वाला व्यक्ति सुनकर ग्रहण कर रहा है, उसे कहा जाता है मौखिक भाषा कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं उदाहरण की बात करते हैं तो रेडियो से समाचार सुनना। जैसे कि रेडियो में आपको समाचार सुनाई दे रहे हैं, आप सुनकर ग्रहण कर रहे हैं और रेडियो जो कि बोल रहा है। ठीक है, तो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है और आप सुन रहे हैं, इसे ही मौखिक भाषा कहा जाता है। या फिर किसी साक्षात्कार या इंटरव्यू में बात की जाए तो आप अगर मान लीजिए आपका इंटरव्यू है तो आपकी बात सुनेगा जो इंटरव्यू लेने वाले। ठीक है, तो यही होता है मौखिक भाषा। और बात करें हम लिखित भाषा की, तो लिखित भाषा में हम बात करें किसी भी विचार को आप लिखकर एक से दूसरे स्थान तक पहुंचाएंगे या फिर दूसरे व्यक्ति के सामने पहुंचाएंगे, तो वह क्या करेगा? पढ़कर ग्रहण कर लेगा। तो वही कहलाती क्या? लिखित भाषा कहलाती। सीधा सा मतलब है कि आप किसी व्यक्ति को लेटर या पत्र या पत्रिकाएं या समाचार पत्र अगर आप भेजते हैं तो लिखित में भेजा गया एक प्रपत्र वही कहलाता है, लिखित भाषा कहलाती है। तो सबसे पहले हमने देखी मौखिक भाषा।
मतलब कि जो शब्द बोला जाता है और सामने वाला सुनकर उसे ग्रहण कर लिया जाता है उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। और जो विचार लिखकर किसी व्यक्ति को समझाया जाता है या बताया जाता है वही कहलाता है लिखित भाषा कहलाता है। अब एक आती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या चीज़ होती है? ठीक है, सांकेतिक भाषा क्या चीज़ होती है? जैसे कि किसी भी विचार को अगर आपको कोई भी विचार है जो किसी व्यक्ति तक पहुंचाना है तो आप एक संकेत के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। अब यह संकेत कैसा भी हो सकता है। यह संकेत अगर मैंने आपको बताया है कि मैं 2 बार ताली बजाने पे आपको खेलने के लिए बुला रहा हूँ, तो या फिर आप ऐसा समझिए कि कोई भी बच्चा जो क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में जाना है और उसके पिताजी है वो घर पर ही है, तो बाहर उसका दोस्त क्या करेगा, अगर उसको पता होगा कि मैं आपको 2 बार ताली बजाऊंगा तो आप तुरंत बाहर आ जाना। ठीक है, तो उसी प्रकार से वह उसका दोस्त आता है और बाहर से 2 बार ताली बजा देता है, तो वह बच्चा कि मुझे खेलने कहकर नहीं जाता है क्योंकि उसके पिताजी को पता ही नहीं है कि 2 बार ताली बजाने से मेरा बच्चा खेलने चले जाएगा और वह चुपचाप निकल लेता है। तो यह एक प्रकार का संकेत हो जाता है। या फिर आप किसी भी प्रकार से अपने शरीर से जो संकेत करते हैं और सिर्फ एक व्यक्ति को पता होता है जिसे संकेत मालूम होता है वह उस प्रकार से क्रिया कर लेता है, उसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा किसी रोड पे एक यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ रहता है। ठीक है, इस प्रकार से एक बोर्ड लगा हुआ रहता है, दाएं मुड़ना या बाएं मुड़ना। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह बाएं की तरफ आपको इशारा कर रहा है। तो एक यह क्या कहलाता है, सांकेतिक भाषा है। ठीक है, लिखित भाषा के हम उदाहरण की बात करें लिखित भाषा के, तो जैसे मैंने बताया कि पत्र पत्रिकाएं या फिर समाचार पत्र, ठीक है, पत्र पत्रिकाएं समाचार पत्र या फिर पाठ्य पुस्तकें, ठीक है। और इस प्रकार से जो लिखित भाषा में होता है और सांकेतिक भाषा में, ठीक है, सांकेतिक भाषा में हम के जैसे कि क्रिकेट का कीपर, ठीक है, क्रिकेट के कीपर जो कि हाथ खड़े कर देता है, इसका मतलब क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, 2 हाथ खड़े कर देते हैं तो आउट हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो संकेत दिया जाता है इसके उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको भाषा के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? तो भाषा के प्रकार 3 है। ठीक है, 3 है। कौन कौन से हैं? तो मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा है। ठीक है, व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर करता है और सामने वाला व्यक्ति सुनकर ग्रहण करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और आगे हम बात करें लिखित भाषा, तो व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान लिखकर करता है और सामने वाला व्यक्ति पढ़कर ग्रहण करता है, उसे क्या कहेंगे? लिखित भाषा कहेंगे। और अगला आता है सांकेतिक भाषा। व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान वह संकेत के माध्यम से करता है और सामने वाला व्यक्ति, ठीक है, सामने वाला व्यक्ति उसके संकेत को समझकर ग्रहण करता है, उसे कहा जाता है सांकेतिक भाषा। और मैंने जो उदाहरण बताए हैं ये सारी बातें हो गई है। अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ भाषा के बारे में बात करी है, ना हिंदी भाषा के बारे में, ना अंग्रेजी भाषा के बारे में और ना ही संस्कृत भाषा में। सिर्फ मैं आपको भाषा का मतलब समझाया, भाषा के कितने प्रकार होते हैं ये चीज़ें अभी तक समझाई है। और अगले वीडियो में आपको इससे आगे का पार्ट लेकर आऊँगा। ठीक है, आगे का पार्ट लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यह वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में आपको इसी तरह से कंटिन्यू हिंदी पढ़ाऊंगा, तो आप मुझे कमेंट करके मेरा मनोबल बढ़ाइएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू और मिलते हैं अगले वीडियो में।